चले, ये है 12th केमिस्ट्री सर हमारी। हम टॉपिक कर रहे हैं सर केमिकल काइनेटिक्स, और हम लास्ट फेज में आ चुके हैं सर। लास्ट फेज में कहने का मतलब है, जैसे पिछले आर्टिकल में हमने रेट लॉ और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और सब कुछ कर लिया। अब ये आगे एक टॉपिक बनता है कि हाउ द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ ये प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो हम ये लिखते हैं रिएक्टेंट्स इक्वल टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स इक्वल टू प्रोडक्ट्स, ये लिखते हैं हम सर, सिंपल सी बात है। अब रिएक्शन से प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं सर, ये चलती है सर कुलियन थ्योरी के बेस पे। ये बात हमने शायद पहले भी डिस्कस की थी। कुलियन थ्योरी ये कहती है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं एंड देन द प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो फिर क्वेश्चन उठ जाता है, तो अगर रिएक्शन के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो फिर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, फिर कुछ मॉलिक्यूल्स जो कुछ रिएक्टेंट्स हैं वो अनरिएक्टेड कैसे रह जाती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्पीड में डिफरेंस क्यों है। रेट में तो डिफरेंस हमने पूछ लिया ना, स्पीड के डिफरेंस। तो वहां से कुछ टर्म्स बाहर आई सर। जो टर्म्स का मतलब ये है कि हर कोलिजन मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट बाहर आ गया। मॉलिक्यूल्स जब रिएक्टेंट के टकराएंगे और उनको अगर प्रोडक्ट बनाना है तो उनके पास एक मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, ये फिक्स है। और सिमिलरली उनकी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए, ये भी बात हमने करके देखी हुई है। तो आज यहां से हम इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से हम 3 टर्म्स को डिस्कस करेंगे। इतनी नहीं जाएंगे डिटेल में इसके, जो क्योंकि ये टर्म्स के वाइज ही स्टडी कर लेना चाहिए, इतना बड़ा कुछ कॉन्सेप्ट को उलझाने की जरूरत नहीं है। तो पहला है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है सर, ये वो मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को कोलाइड करने पे चाहिए टू फॉर्म प्रोडक्ट। द मिनिमम एनर्जी colliding molecule must possess to form product। अब वैसे टकराना तो टकराएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतनी तो होनी ही चाहिए अगर वो प्रोडक्ट बनाना चाहता है। तो ये है उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा सर एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है सर, इट इज द डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल। ठीक है ना, बिफोर द कुलियन। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो ET मान लीजिए हमें चाहिए, और मान लीजिए उसके बाद जो एनर्जी है सो क्या है ये, तो मान लीजिए ये कि इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी 10 जूल और मॉलिक्यूल के पास है सर 6 जूल एनर्जी। अब उसको 4 जूल एनर्जी और चाहिए ना प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, इट इज द एनर्जी दैट मस्ट बी energy more than the ground state energy of
of reactant molecule, it is the energy more than the ground state energy of reactant molecule be more than must be supplied to make its collision effective to form product. एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं सर ईए को, ये थ्रेशोल्ड, दैट इज सिंपल सी बात है सर, ईटी माइनस ईजी, वेरी सिंपल। अब ये आप लिख लो कैसे जाओ। ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ये, इन दोनों का डिफरेंस, जितनी एनर्जी मोर देन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट बी सप्लाइड टू मेक इट्स कोलिजन इफेक्टिव। कोलिजन इफेक्टिव तभी होगा जब प्रोडक्ट बनेगा, और कोलिजन इफेक्टिव तभी होगा जब उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी होगी जितनी कोलिजन को प्रोडक्ट बनाने के लिए मॉलिक्यूल को चाहिए। मॉलिक्यूल जब कोलाइड करता है तब उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको एक मिनिमम एनर्जी से कोलाइड करना पड़ता है, वो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। अब उसके पास मान लीजिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ईजी, अब उसके पास ये एनर्जी मान लीजिए थ्रेशोल्ड से कम है, तो जितनी एक्स्ट्रा सप्लाई करनी पड़ेगी बाहर से, जैसे ये 10 जूल थी तो हमने ग्राउंड स्टेट 6 मान ली थी, तो 4 जूल हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो 4 जूल एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, जो हम बाहर से सप्लाई करते हैं सो दैट उस मॉलिक्यूल का कोलिजन इफेक्टिव हो जाए। मान लीजिए उसके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी है 6 जूल और थ्रेशोल्ड एनर्जी जिससे प्रोडक्ट बन सकता है कोलिजन से वो है 10 जूल, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी, 4 जूल। तो ये एक और आ गया हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या है सर, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होती है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक बनने में इंटरमीडिएट स्टेट आती है, जहां 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है जैसे A2 + B2, तो ये बन गया ऐसे। अब ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है सर। अब उसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स ए बी के बन गए। अब सीधी सी बात समझ लीजिए सर, ये खुद भी बॉन्ड नहीं अपने अभी तक ब्रेक किया और बी के साथ भी बॉन्डिंग में जा रहे हैं। अब होता क्या सर, एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा होगी, दोनों से ही ज्यादा होती, क्योंकि अभी वो अनस्टेबल फॉर्म में। तो अनस्टेबल चीज में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होती है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बेसिकली इसको बोलते हैं। ये दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इट इज इंटरमीडिएट, ठीक है, हम लिख लेते हैं सर इसको इंटरमीडिएट एग्रीगेट, ये ऐसे नाम बोल जाते हैं एग्रीगेट, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं सर, formed when reactant molecule collide such that they form new bonds keeping their old bond also, hence they are in unstable state, so they are in unstable state, तो वो फिर एक अनस्टेबल स्टेट में होंगे सर, दे आर इन अनस्टेबल स्टेट।
and has potential energy more than reactant and products. अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी सर, तो उसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो मैंने बना के आपको दिखा दिया था। ऐसे ये तो कुछ कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशंस हैं जो आपको अभी आ रखी हैं। अब क्या करेंगे सर, हम इसमें से ये देखते हैं सर, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर ग्राफिकली, ठीक है। तो मान लीजिए ये है हमारे पास ई रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये आ गई सर आपका मॉलिक्यूल्स टकराए। अब याद रखिए सर, तो ठीक है, और ये है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटी, ये वाले, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब ये जो है ना सर, ये बनेगी ई है सर आपकी। आपके पास है एनर्जी इतनी और थ्रेशोल्ड चाहिए इतनी, और उसका गैप क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। रिएक्शन हुई, थ्रेशोल्ड पे जब आप पहुंचे तो एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर वहां से अनस्टेबल होता है, फिर वहां से टूट गया। अब ये बन गई प्रोडक्ट की एनर्जी, ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। अब ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपका, क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी पे ही बनता है सर ये वाला, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये क्या आ गया सर, ये ध्यान से देखिए, ये है हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर ऐसे, ई आर, ठीक है। ये है हीट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हीट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब ये आ गया सर एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर आपने रिएक्टेंट से ऐसे प्रोडक्ट में जाना है तो, ठीक है, ये वाला एज ईपी ग्रेटर देन ई आर, so heat of reaction delta H is positive, so this is endothermic reaction. ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब एंडोथर्मिक में ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड का, ये है एक्टिवेशन फ्रॉम बैकवर्ड रिएक्शन। अगर आपने प्रोडक्ट से वापस जाना होता, ये बैकवर्ड रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन की ईएफ इज ग्रेटर देन बैकवर्ड, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस बैकवर्ड जो है सर ज्यादा चलती है। समझे आप बात, ध्यान से देखा, क्योंकि ई बैकवर्ड जो है मतलब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनते हैं तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस बनते हैं, तो इसलिए ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन ज्यादा शो करती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है, ठीक है। एज E backward is less than E forward activation. Hence, endothermic reactions are more reversible. ये ज्यादा वापस चलती है, more reversible reactions होती है सर, ठीक है। अब आ गया सर, अगर ग्राफिकली हम ऐसे दिखाते हैं इसको, ये देखें, ये है आपका ई आर, वही थ्रेशोल्ड, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, और ये वही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यही थ्रेशोल्ड सारा। अब ये है आपका ई एक्टिवेशन फॉरवर्ड और ये है एक्टिवेशन बैकवर्ड। ये एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है ना, ये देखिए, ये ज्यादा है डिफरेंस, ये कम है डिफरेंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिवर्सिबल कम होती है, एज ई बी ग्रेटर देन ई ए एफ, सो एक्सो, मैं अभी वो कर देता हूं, थर्मिक रिएक्शंस आर लेस रिवर्सिबल। ये एक्सोथर्मिक कैसे है सर,
ठीक है, डेल्टा एच इज ई पी माइनस ई आर एंड ई पी इज लेस देन ई आर है, तो डेल्टा एच आपका है नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। अब डेल्टा एच क्या है सर, हीट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, हीट ऑफ, समझ लगी बात। ये आ गया हीट ऑफ रिएक्शन सर। यहां हीट ऑफ रिएक्शन ये है। ठीक है, अब ये तो आ गया सर। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे सर आपको। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है ए टू बी, वही अभी हम कर रहे हैं। तो एक्टिवेशन जो फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन 14 एंड 8 जूल। अब उन्होंने दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज 14 जूल, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज 8 जूल। ठीक है, and potential energy of A is 9 joule. So ER is, इसका रिएक्टेंट है ना, तो ये 9 joule आपका, ये 9 joule दे रखा है आपको। तो अब देखो सर, ये देखो आपको ये डेटा फिट करना पड़ेगा, दोनों को रखा हुआ मैंने हटाया नहीं। देखिए सर, फॉरवर्ड रिएक्शन यहां ज्यादा है, एक्टिवेशन यहां कम है, तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये वाला ग्राफ है, ये वो नहीं है। अब क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा ना पेपर में, तो वो वहां यहां से डाटा मांगेंगे। तो ये तो दिए और रखा इन्होंने 9 और ये दे रखा 8 और एक बाप रे ये 14 है सर, और ये है 9 आपका ER। ठीक है, ये देखिए सर। अब थ्रेशोल्ड कितना आया सर, 23, 14 प्लस 9 23। अब ये 23 है और ये 8 है सर, तो ये कितना आया सर, 15 और 8 23 और 9 ये 14 23 तो सेम ही जाना है सर। तो इसका मतलब प्रोडक्ट 15 है और ये 9 है। तो हीट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा सर, 15 माइनस 9 6। ये डेल्टा एक्स कितना आ गया, ये 6 आ गया आपके पास, समझे। और क्या मांगा था इन्होंने क्वेश्चन में, पोटेंशियल एनर्जी बी निकाल दिया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी निकाली, हीट ऑफ रिएक्शन निकाल दी, बस यही निकालना होता है। ये न्यूमेरिकली था। तो क्वेश्चन में बोल के सुना देता हूँ। हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए टू बी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 14 जूल एंड बैकवर्ड इज 8 जूल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इज 9 जूल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की ए रिएक्शन है। अब आपको निकालना क्या क्या सर, हीट ऑफ रिएक्शन निकालो, निकाल दी सर। थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालो सर, डन। और पोटेंशियल एनर्जी बी निकालो सर, डन। ये देखिए सर, तो ये आपने इसका एक न्यूमेरिकल देखा भी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, इसीलिए वो सारे दोनों बना के रखे हुए थे आपको। ये मैंने ये क्वेश्चन में क्या था सर, ये दिया था उन्होंने, आपको ये अंदाजा लगाना है कि आप रिएक्टेंट एंडोथर्मिक वाला ग्राफ यूज करेंगे कि प्रोडक्ट वाला। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, ये वाला इसीलिए बताया था, परफेक्टली इसीलिए बताया था। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो बैकवर्ड से, तो ये एंडो होता है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड से कम हो, ये बैकवर्ड ज्यादा है और ये आपके पास ग्राफ पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो फिर ये एक्सोथर्मिक होता है। तो ये है आपके लिए एंडो का ग्राफ, तो ये है सर एक्सो का ग्राफ। ये आ गया, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है सर, ये थ्रेशोल्ड है, ये 9 दे रखी थी, ये एक्टिवेशन फॉरवर्ड 14 दे रखी थी, 9 ये है, 14 ये है, 23 बन गया। चले, अब इसने प्रोडक्ट की तो आपको दी नहीं थी एनर्जी, ये 8 दे रखी थी, अब ये 8 है, तो ये कितनी होगी टोटल, तो 23 पूरा करना है ना, तो 15 ही हुआ ना, 15 8 23। समझ क्या। अब हीट और रिएक्शन इन दोनों का डिफरेंस, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस ये वाला, ये रहा 15 माइनस 9 तो 6 आ गया।
तो इस तरह से आपको इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वहां आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी हो सकती है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये वो सारा कुछ। तो ये ग्राफ्स को आप अच्छे से एक बार ड्रॉ करके देखें, बना के देखें, ठीक है। इस ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इसमें, वो भी मैंने करवा दिया अभी आपको। तो आगे हम देखेंगे सर इसका पिरियड थ्योरी कहाँ है, कॉन्सेप्ट ऑफ अहेनियस आ जाएगा इसमें से, डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा। तो वो लगभग आपका लास्ट पार्ट आ जाएगा इसका चैप्टर का, समझे आप? तो चलो आगे देखेंगे फिर।